हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपनी समीक्षा पूरी कर ली है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने का काम कर गई है, लेकिन वो भी 42 सीटों पर हार का शिकार हुई है और इन 42 सीटों पर हार के कारणों को खंगालने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी की इस रिपोर्ट के अंदर सच्चाई को दबाने का काम किया गया है, यानी जो गड़बड़ कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट में हुई थी वही रिपोर्ट बीजेपी के ड्रे पर भी नजर आई है। यानी बीजेपी के अंदर भी सच्चाई को इग्नोर करने का काम किया गया है और गलत कारणों को ज्यादा उजागर किया गया है। आखिर बीजेपी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आखिर बीजेपी की रिपोर्ट में 42 सीटों की हार के लिए किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है और बीजेपी की रिपोर्ट में कहां कहां गलतियां हुई हैं, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक सफलता की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है और इस रिकॉर्ड के स्थापित होने के बाद बीजेपी अब 2029 की तैयारी में अभी से जुट गई है और इसके लिए बीजेपी ने उन 42 सीटों की हार की समीक्षा की है जो बीजेपी के लिए इस बार जीत की लिस्ट से दूर रही। लेकिन बीजेपी की इस समीक्षा के अंदर भी सच्चाई को दबाने का काम किया गया है। जी हां, सूत्रों ने हमें जो बताया है उसके हिसाब से बीजेपी की 42 सीटों पर हार के लिए जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है वो कारण बताया गया है भीतरघात का। कहा गया है कि बीजेपी की लगभग 25 से 30 सीटों के ऊपर हार के लिए बागियों की भूमिका सबसे ज्यादा रही, यानी पार्टी के अपने ही नेताओं के कारण ही बीजेपी लगभग 30 सीटें हार गई। इसके अलावा जो दूसरा कारण बताया गया है वो कारण ये बताया गया है कि जाटों और सिखों की नाराजगी के चलते बीजेपी चुनाव हारी है। खासतौर पर सिरसा और फतेहाबाद में हार के लिए जाटों और सिख किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा ये भी माना गया है कि कुछ सीटों के ऊपर गलत प्रत्याशी उतारे गए हैं। इनके अलावा चौथा कारण ऐसा कोई नहीं बताया गया है जो बीजेपी के लिए हार की एक कड़ी साबित होता हो, एक वजह साबित होता हो। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी की इस रिपोर्ट के अंदर जो सूचनाएं बाहर आई हैं उनमें सच्चाई कम है और उसमें झूठ का पैबंद ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी के लिए 4 जिलों में हालात बेहद खराब रहे, यानी 4 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। आप देखेंगे कि बीजेपी के लिए सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर और इसके अलावा 5वें जिले के तौर पर नूंह जिला ऐसा है जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुला, यानी 5 जिलों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब ऐसी बात नहीं हो सकती कि बीजेपी के लिए इन 5 जिलों की हार को लेकर ये कहा जाए कि एक कारण के चलते ये जिले साफ हो गए हैं। नूंह को लेकर माना जा सकता है कि मेवात की 3 सीटों पर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण के चलते बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन बाकी के 4 जिलों में बीजेपी की हार के लिए ऐसी वजह सामने बतानी चाहिए जो सच्चाई बयान करती हो। अगर हम सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा जिले में बीजेपी की जहां 3 सीटों पर जमानत जब्त होगी, वहीं पर 1 सीट पर प्रत्याशी वापस ले लिया गया और सिर्फ एक कालावाड़ी पर उसकी जमानत बची। बीजेपी चुनाव से 2 महीने पहले तक सिरसा में नंबर 1 की लड़ाई के लिए 3 सीटों पर दावेदार थी, यानी डबवाड़ी में, रानिया में और एलनाबाद में बीजेपी जीत की प्रबल दावेदार थी। लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से टिकटों का वितरण किया, जिस हिसाब से रणजीत सिंह की रानिया से टिकट काटी, जिस हिसाब से मीनू बेनीवाल की एलनाबाद से टिकट काटी गई और जिस हिसाब से आदित्य चौटाला को इनेलो में शिफ्ट किया गया, उससे ये चर्चा चारों तरफ फैल गई कि बीजेपी ने अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा के साथ में सेटिंग करने का काम किया है, क्योंकि सिरसा में नॉमिनेशन के बावजूद पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया, यानी गोपाल कांडा के साथ सीधी सेटिंग की गई और जिस हिसाब से बीजेपी ने अभय चौटाला के साथ सेटिंग की, उसके चलते ही इनेलो जहां 2 सीटों पर चुनाव जीत गई, वहीं बीजेपी की सिरसा जिले में भारी फजीयत हो गई, क्योंकि जहां 20 दिन पहले तक बीजेपी 3 सीटें जीत रही थी, वहीं पर बीजेपी की 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यानी इस सेटिंग की पॉलिटिक्स के लिए जिम्मेदार कौन है, इस समीक्षा रिपोर्ट में इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, जबकि यहाँ पर किसानों और सिखों को आड़े लेकर उनके बहाना बनाकर हार को जिम्मेदार ठहराया गया है। जबकि अगर रणजीत सिंह को रानिया से टिकट दी जाती, जबकि इलाहाबाद में कप्तान मीनू बेनीवाल को टिकट दी जाती और डबवाड़ी के अंदर आदित्य चौटाला को ही पार्टी में रखा जाता, तो बीजेपी इनमें से
2 सीटें पक्के तौर पर जीत सकती थी, लेकिन हार के असली कारणों को यहाँ पर दबाने का काम किया गया है। इसी तरह से रोहतक जिले में भी बीजेपी ने गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया, क्योंकि जिस हिसाब से महम में दीपक हुड्डा को टिकट दी गई वो सरप्राइजिंग था, क्योंकि दीपक हुड्डा का ना वहाँ कोई गांव था, ना कोई गुहांड था, ना रिश्तेदारी थी। इसके बावजूद वहाँ पर बलराज कुंडू की मदद के लिए वहाँ पर दीपक हुड्डा को टिकट दी गई। यानी सेटिंग की पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी ने हारी हुई 42 सीटों में से कम आधी सीटों को खोने का काम किया। बीजेपी ने मेरिट के आधार पर टिकट देने की बजाय ऐसी लगभग 1.5 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जो जीत की दौड़ से दूर थे, यानी बेहद कमजोर प्रत्याशी थे। उदाहरण के तौर पर हिसार को लिया जा सकता है। हिसार में मंत्री कमल गुप्ता की जमानत जब्त होगी और वो नंबर 3 पर रहकर जमानत नहीं बचा पाए। बीजेपी को इस बात का पहले से पता था कि कमल गुप्ता हारेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट देगी और जमानत जब्त करवाकर पार्टी की फजीयत कराएगी। यानी बीजेपी ने असली कारणों को छिपाने का काम किया गया है। बीजेपी ने 1.5 दर्जन सीटों पर मेरिट के हिसाब से टिकटें नहीं दी। यही वजह रही कि बीजेपी ये सीटें हार गई। अगर बीजेपी पूरी मेरिट के हिसाब से टिकटें देती तो बीजेपी की जिताऊ सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 58 से 60 भी हो सकती थी। यानी बीजेपी ने भी समीक्षा रिपोर्ट में सच्चाई को दबाने का काम किया है। बीजेपी ने समीक्षा रिपोर्ट में ईमानदारी से अवलोकन करने का काम नहीं किया गया है, जो कांग्रेस की तरह लकीर की फकीर नजर आती है। यानी जो गलतियां कांग्रेस ने की थी वही गलतियां बीजेपी ने भी की थी, लेकिन कांग्रेस की गलतियों की संख्या ज्यादा थी, बीजेपी की गलतियों की संख्या कम थी। इसलिए कांटे की लड़ाई में बीजेपी की सरकार बन गई और कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। ऐसे में बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में जिस ईमानदारी की उम्मीद थी वो ईमानदारी कहीं न कहीं नजर नहीं आई है और सेटिंग करने वाले बड़े चेहरों को बख्श दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, उनके बारे में चर्चा नहीं की गई है। बीजेपी अगर 2029 में सरकार बनाना चाहती है तो उसे 2019 की तरह 2024 की गलतियों से भी बचना होगा और उसे पार्टी के लिए समर्पित और जिताऊ प्रत्याशियों को मेरिट के आधार पर ही टिकटें देनी होंगी। उसे पार्टी के सरकार को मजबूती से चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में करना होगा, बेलगाम अफसरशाही को शिकंजे में रखना होगा और जनता और कैडर के लोगों को भी इस बारे में अपने साथ में जोड़ना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेसी बीजेपी की सरकार में बेलगाम है उसके बारे में साफ तौर पर जनता में भी नेगेटिव मैसेज है। आप खुद ही सुनिए कि पलवल में बीजेपी के जिलाध्यक्ष के साथ में किस तरह से एक जेई तू तड़ाक की भाषा से बात कर रहा है, उसको इग्नोर करने का काम कर रहा है और उसे सरकार होने के बावजूद एक शब्द भी इज्जत का नहीं बोल रहा है। आप खुद सुनिए कि एक जेई ने बीजेपी के जिलाध्यक्ष की किस तरह से बेइज्जती करने का। हाँ जी, करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष। है जी, करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष। कहाँ से? हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया आवाज से ना आ रही। करण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिलाध्यक्ष। बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? पवन बोल रहा हूँ जी। जेई? हाँ जी। पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया, पहले तो। कैसे जी? हैं तो कैसे? ना बोलने की, कहा कह रहे हो ना बोलो, मतलब कैसे बोले करें तो नहीं होना पता कैसे बोले करें। अरे बताओ तो सही, काम तो बताओ आप। काम तो जब बताऊं पहले तुम बोलने की वे सीख ले पहले तो। क्या कहते? तुम बेलगाम हेरे लगे जाता, मतलब वो ऐसा कहते ये पलवल में जितने भी जेई हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ मुझे आप पहले। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहा के करें भीखू के नंगला में एक ट्रांसफार्मर पास हो करे और ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। सुन मेरी बात तेवती साहब, हाँ, आप तो कुछ भी लग रहे हो। जिस जो लैंग्वेज आपकी बोल रहे हो ना, मैं कुछ भी नहीं लगवाता। आपको जो करना कर लेना, मेरा नाम लिख ले, ठीक है? इलाज ही करूंगा, जनता मत करे। तू मेरा इलाज कर दे, जनता मत। अगर तू मर्द का बच्चा मेरा इलाज कर दे, देख ले मेरा नाम, चल आ जाते हो। हेलो हेलो हेलो, बोलो। हाँ, क्या क्या कह रहे हो जेई साहब? आप बताओ क्या कह रहे? जब तुम बैठे हो अब बोलो, क्या कह रहे तुम? क्या कह रहे? तुम क्या कह रहे? क्या कह रहे? तुम क्या कह रहे? तुझे इतने जूतान से मारूंगा तुझे वहीं आकर के, तो याद रखेगा तू। एक हाथ का तुझे वहीं जूतान से काटूंगा, तुझे जेई बना दूंगा। तो सुन मेरी बात। हाँ, सुन मेरी बात। हाँ, अगर तू अपने आप को लीडर समझ रहे हो ना, हाँ, तो आप बहन से निकाल सकती हो। तू नहीं बता दे वैसे मुझे। तू मैं एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ, आ जाओ। एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ। कौन से ऑफिस में? एक्शन ऑफिस में बैठा हूँ मैं, परवल। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ मैं, चलो आ जाओ। आपने सुन लिया होगा कि
कि एक जेई के लिए बीजेपी का जिलाध्यक्ष होना कोई मायने नहीं रखता है और जिस हिसाब से उसने उसकी बेइज्जती करने का काम किया है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनके कामों को प्रमुखता नहीं दी जाती है। और ये कहानी और ये नाराजगी और ये टिस बीजेपी के हर जिले के पदाधिकारियों के साथ में है। उनको ना तो सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है और ना ही प्रशासन में उनकी सुनवाई होती है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता अपनी सरकार होने के बावजूद भी मायूस हैं। बीजेपी को इस सबसे बड़ी कमी को दूर करना होगा और बीजेपी को तीसरी बार की सरकार को परफॉर्मर सरकार बनाकर बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं को चेयरमैनियों में हिस्सेदारी देकर पूर्ण सरकार बनानी होगी और तभी बीजेपी 2029 के बारे में, अगली सरकार की संभावना के बारे में पॉजिटिव सोच सकती है। आप बीजेपी की गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी का सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और झज्जर में सुपड़ा साफ होने का क्या कारण रहा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में सबसे बड़ी वजह क्या रही, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।